हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये चैप्टर रिसीवेबल्स और पेएबल्स के बारे में बात करता है। और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि आपके आगे कुछ एक ग्रुप है, जैसे ग्रुप वाइज मैंने सेगमेंट बताए थे कि अब देखिए ये भी चैप्टर किस चीज़ का है। ये भी चैप्टर आपका वर्किंग कैपिटल का है। जैसा आपने 7th 8th 9th अब आप देख रहे हैं, 10th चैप्टर भी किसका है? वर्किंग कैपिटल का ही है। तो अब ये बहुत इजी बातें यहाँ पे होने वाली। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे रिसीवेबल्स के बारे में और बात करेंगे हम पेबल्स के बारे में। बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप लोग बहुत ईजिली इसको जान जाएंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्टार्टिंग में कुछ 3-4 पेज यहाँ थियरी हैं, चलिए जल्दी इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं। देखिए, यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। जब भी रिसीवेबल की बात होगी मतलब हमारे डेटर्स के बारे में बात हो रही है। एंड पेएबल्स फ्रॉम ए प्रीवियस स्टडीज़, तो यहाँ पे बात लिखी है कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस फ्रॉम द ACC फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम। अब FA में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि FA क्या है। FA दैट इज़ F3 पेपर में आपने पहले ही कभी ना कभी पढ़ा होगा कि क्या होते हैं रिसीवेबल्स और क्या होते हैं पेएबल्स। मैं रिपीट कर देता हूँ। रिसीवेबल्स मतलब जिसको भी आप सामान बेचते हो। अगर मान लीजिए आपने किसी गणेश को, किसी स्नेहा को, श्रेया को, मीत को, किसी को भी अगर आपने कोई गुड्स बेचा तो वो पर्सन क्या कहलाएगा आपका? वो पर्सन आपका रिसीवेबल कहलाएगा। और रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है? एक एसेट होता है और हमको इनसे पैसा रिकवर करना होता है, मतलब लेना होता है, वो है ना, हमने इनको सामान बेचा है तो। उसी तरीके से एक होता है पेएबल्स। पेएबल्स क्या होता है? अगर हमने अपने सप्लायर से कोई गुड्स परचेज़ किया है, अगर हमने सप्लायर से कोई गुड्स परचेज़ किया हुआ है तो वो जो सप्लायर है, मान लीजिए कोई आर्या स्टील्स लिमिटेड है, उसने हमको स्टील दिया हुआ था, हमने परचेज़ किया स्टील। तो ये जो आर्या स्टील वाले ये सब हमारे क्या कहलाएंगे साहब? ये लोग हमारे कहलाएंगे क्रेडिटर्स। मतलब हम इनको क्रेडिटर्स कहें या हम इनको अपना पेएबल्स भी कह सकते हैं। इतनी सी बात यहाँ पे हो रही है। दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसके बारे में वो आपसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ खास अंडरस्टैंडिंग कोई ज़रूरत है नहीं। नॉर्मल सी बात, रिसीवेबल्स पेएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए साहब। अब लिखी हैं बातें, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट जरूरी है। हाँ भैया, आपने जिसको सामान बेचा है, अगर आप उनसे बार बार बातचीत नहीं करते रहेंगे और बहुत लंबे समय अगर आप बार बार किसी व्यक्ति को उधारी में सामान बेचते रहेंगे तो वो तो लेता रहेगा। और एक समय के बाद अगर उसने कह दिया कि भैया मैं बैड डेब्ट्स हो गया हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही सब बातें यहाँ पे की गई हैं। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेड क्रेडिट, हमको कितना क्रेडिट देना, उधारी पे कितना माल किसी व्यक्ति को बेचना चाहिए, एक्सटेंडेड रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स, है ना। हमको कितने लेवल तक किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए, इसको भी हम क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे बैलेंसिंग करते रहना चाहिए कि यार हाँ, इस व्यक्ति का जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा उधार मत दो। प्रॉफिट इंप्रूवमेंट फ्रॉम सेल्स ऑब्टेन बाय अलाउइंग क्रेडिट। अब ये दो चीज़ों में आपको बैलेंस करना होगा। नंबर कौन कौन चीज़ें बैलेंस करना पड़ेगा कि भैया अगर आप उधारी पे सामान बेचते हो तो ऐसा ना हो कि आपका मतलब प्रॉफिट हो, ठीक है, प्रॉफिट हो लेकिन ऐसा नुकसान हो जाए। इसका और क्या लिखिए? द कॉस्ट, मतलब नुकसान। तो आपको उधारी पे बेचने से जो लॉस हो रहा है और उधारी पे बेचने से जो फ़ायदा हो रहा है, दोनों में क्या बेटर होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, उधारी पे बेचने से ऐसा ना हो कि आपका लास्ट में जब आपने 10,000 का सामान बेचा हो और आपको मिल रहे हो सिर्फ, वहाँ से लास्ट में बोला भैया पैसे नहीं हो पा रहे हैं, 8,000 लेके अकाउंट क्लोज़ करो। अब वो 8,000 दिया आपको लास्ट में, और आपको जो आपने जो इसको 10,000 का सामान बेचा तो फ़ायदा जो कमाया था वो हो सकता है आपने सिर्फ कमाया हो, मान लेते हैं 1200 का फ़ायदा ही कमाया हो। अब लो 1200 का फ़ायदा कमाया, 2,000 का नुकसान हो गया, तो आप अल्टीमेटली कहाँ गए? आप अल्टीमेटली 800 रुपये नुकसान में चले गए। तो हाँ, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है 3,000 रुपये का और एट द एंड वो आपको 8,000 रुपये दे रहा है, तो 2,000 का नुकसान भी हुआ, तो भी तो आप 1,000 रुपये फ़ायदे में गए। तो घुमा फिरा के मतलब ये है कि अगर आप किसी उधारी पे बेचते हो तो अब बैलेंस कर लो भाई कि आपको नुकसान कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है उधारी पे सामान बेचने की वजह से। अब ये डायग्राम आपने बार बार देखा होगा। ये डायग्राम जो ट्रेड ऑफ वाला डायग्राम है, ये बार बार ये बातें कहता है। क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। रिसीवेबल्स बैलेंसिंग एक्ट, अब लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। इस तरीके से मेंटेन करें कि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। कलेक्टिंग सेल्स
रिसिप्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी अपने रिसीवेबल से क्या करना चाहिए, पैसा कलेक्ट कर लेना चाहिए। ये बात ये लोग कह रहे हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द रिसीवेबल बैलेंस, ताकि हमारे जो रिसीवेबल्स, जो हमारे क्रेडिट डेटर्स दिख रहे हैं, हमको रिसीवेबल्स दिख रहे हैं, क्या हो जाए, वो कम से कम हो जाए, तुरंत हमारे पास क्या आ जाए, कैश आ जाए। सेकंड बात इसी के कॉन्ट्रेरी वो क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा है, एक्सटेंडिंग द क्रेडिट, हमको उधारी पे हो सके तो पीरियड को बढ़ा देना चाहिए टू कस्टमर्स, ताकि वो क्या करे, टू इनकरेज एडिशनल सेल्स, ताकि वो और देख हमारा सामान खरीदे, और हमारा सामान खरीदेगा तो हमको ऑब्वियस सी बात है और फ़ायदा ही तो होगा। कोई 10,000 का सामान ले रहा है और हमें उधारी का पीरियड बढ़ा दे, उसने अगर हमसे 50,000 का सामान ले लिया, तो जहाँ 1,000 रुपये हम लोग 10,000 रुपये 1,000 कमा रहे होते, तो 50,000 रुपये कितना कमाएंगे हम, 5,000 कमाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ाना। लेकिन वही बात है, अगर आप उधारी पे और बेचोगे तो हो सकता है बाद में वो बैड डेट्स भी हो जाए। यही एक बात यहाँ पे थोड़ा सा है। रिमेंबर दिस ट्रेड ऑफ, वही वाली बात मैंने पहले भी बताई हुई, इज़ अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द कंपनीज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेड ऑफ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल एस्टैब्लिशिंग अ क्रेडिट पॉलिसी, हमको कितना उधारी पे सामान बेचना है, इसके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी होगी। मैनेजमेंट मस्ट स्टैब्लिश अ क्रेडिट, मैनेजमेंट को एक क्रेडिट पॉलिसी बनानी चाहिए। और अकाउंट रिसीवेबल द कंपनीज पॉलिसी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, जब अकाउंट रिसीवेबल की हम पॉलिसी बनाते हैं तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान हम लोग को रखना होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कॉम्पिटिटर्स हमारे किस किस टर्म्स पे सामान बेच रहे हैं, रिस्क ऑफ बैड डेट्स होने के चांसेस कितने हैं, फाइनेंशियल हमको जो पैसा मिलने वाला है ये कितने उधारी पे मिलता है, कॉस्ट ऑफ, अगर हम लोग अगर हम कंट्रोल करते हैं, हम लोग कम बेचते हैं तो हमको कितना नुकसान होगा, तो वो सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। वाई हैव अ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी एक कंपनी के अंदर क्यों होनी चाहिए। अ फर्म मस्ट स्टैब्लिश अ पॉलिसी फॉर credit terms given to its customers. Ideally, the firm would want to obtain cash with each order delivered. हर फर्म चाहती है कि उसको कैश मिले, है ना, जैसे वो ऑर्डर डिलीवर करता है, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि जितना भी अपना सामान बेचे तुरंत कैश मिल जाए, अनलेस सब्सटैंशियल सेटलमेंट और कैश डिस्काउंट आर ऑफर टू एन फॉर एज एन इंड्यूसमेंट। जब तक आप उसको इंड्यूसमेंट मतलब किसी को प्रोवोक करना, क्या है तुम जल्दी पेमेंट कर दो, जब तक आप उसको अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं दोगे तब तक आपका जो कस्टमर है वो आपको जल्दी पेमेंट नहीं करेगा। अगर आपको इस दुकान पे गए बोला कि तुरंत पेमेंट करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप EMI पे लोगे तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख की चीज़ अगर हमको 90,000 की मिल रही है कैश में लेने पे, तो हम कोशिश करेंगे ना कैश में ले लें। वही अगर 1 लाख की चीज़ अगर आपको 1 लाख की ही पड़े, अगर आप EMI पे लोगे तो आप कोशिश करोगे कैश में हो। तो वही बात है कि डिस्काउंट जितना ज़्यादा मिलेगा, 80,000 का बोलते, अगर वो 50,000 बोले 70,000 का मिलेगा कैश में लोगे, तो हम तो बिल्कुल यार बोलेंगे हाँ चलो यार कोशिश करेंगे कैश में ही लें। तो वही सब बातें यहाँ लिखी गई हैं कि अगर आपको किसी को जल्दी कैश आपको लेना है किसी अपने कस्टमर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर लिखी हैं बातें, इट मस्ट बी रिकग्नाइज दैट क्रेडिट टर्म्स आर पार्ट ऑफ फर्म्स मार्केटिंग पॉलिसी। जो क्रेडिट उधारी पे किस टर्म्स पे आप उधारी पे सामान बेच रहे हो, ये एक मार्केटिंग पॉलिसी का तरीका है, हिस्सा है। इफ़ द ट्रेडर और इंडस्ट्री हैज़ अडॉप्टेड अ कॉमन प्रैक्टिस देन इट इज़ प्रोबेबली वाइज टू कीप अ स्टेप विथ इट। तो अगर सब लोग उस क्रेडिट पॉलिसी को अपना रहे हैं तो हमें भी अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर ढिलाई वाला क्रेडिट पॉलिसी अपनाते हैं तो क्या होगा, अगर लीनियर क्रेडिट पॉलिसी में वेल अट्रैक्ट एडिशनल कस्टमर्स। आप खूब ढीला चलो ठीक है दे देना यार, 60 दिन बाद दे देना, 70 दिन बाद दे देना, ठीक है, उससे आपके एडिशनल कस्टमर्स आएंगे, बट एट अ डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन, लेकिन आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, लॉजिक समझ लीजिएगा। अब आप जो सामान खरीद के लाए, आप कैश में खरीद के लाए, आपका कैश ब्लॉक हो गया, आपने यहाँ उधारी पे बेच दिया। अब ये जो आपने कैश सामान खरीद के लाए हैं और हम क्या मानते हैं कि हम लोग बैंक से लोन लेके लिया है। अब आप बैंक से लोन लेकर के सामान खरीदे उधारी पे और यहाँ पे तो आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे ना। अब सोचिए आप यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और यहाँ पे वो पैसा दे ही नहीं रहा है, तो सोचिए अगर आपको प्रॉफिट हुआ भी और मान लीजिए प्रॉफिट आपको 20% का भी हुआ तो भी तो आप नुकसान में जा रहे हो कि भैया प्रॉफिट 20%, लेकिन आप यहाँ हर साल इंटरेस्ट दिए चले जा रहे हो। एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि 12% जोड़ते जोड़ते कितना ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ बैलेंस करना होगा कि हाँ ऐसा ना हो कि खूब सारा सामान आपने उधारी पे बेच दिया और लास्ट में सब क्या हो गया, लास्ट में सब बैड डेट्स हो गया ऐसा। अ क्रेडिट पॉलिसी हैज़ 4 की एस्पेक्ट्स। असेस क्रेडिट वर्थिनेस, हमको कस्टमर के कितना वो क्रेडिट है उसकी मार्केट में वो देखना होगा। क्रेडिट लिमिट कितनी हमें देनी चाहिए। इनवॉइस प्रॉम्प्टली एंड कलेक्ट ओवर ड्यू डेप्ट, जो ड्यू से ऊपर हो गए हैं, जैसे मैंने उनसे कहा था कि आप हमें 16 अगस्त तक पैसा दे दीजिएगा, अगर वो 16 अगस्त तक पैसा नहीं दिया तो हम तुरंत उसके पास कवर जाएंगे, हाँ भैया दे दो। मॉनिटर द क्रेडिट सिस्टम,
दिस इज यूजफुल स्ट्रक्चर टू अडॉप्ट फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन दैट आस्क अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसीव। जब रिसीवेबल्स के बारे में पूछेंगे तो आपको ये चारों पॉइंट वहाँ लिख दोगे तो बस इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस, अब यहाँ जो हमने ऊपर 4 पॉइंट पढ़े हैं उसी को हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस, फर्म शुड असेस द क्रेडिट। हम लोग क्रेडिट वर्दीनेस कैसे किसी की जान सकते हैं, या तो देखो क्रेडिट द फर्म शुड असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ऑल जितने भी नए कस्टमर हमारी कंपनी के पास आ रहे हैं, हमको सभी का क्या करना चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस जानना चाहिए कि हाँ उनकी मार्केट में क्या क्रेडिट है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका भी हमें समय समय पे बीच बीच में महीने 2-3 महीने के बाद क्रेडिट वर्दीनेस जानना चाहिए। इन्फॉर्मेशन में कम फ्रॉम, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो उनके बारे में, आप बैंक से ले सकते हो, ट्रेड वाले जो दूसरे व्यापारी उनसे ले सकते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ले सकते हो, जो पब्लिश इन्फॉर्मेशन के बारे में कहीं ना कहीं है उनसे ले सकते हो। क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी, जैसे कुछ एजेंसी का नाम यहाँ पे दिया गया, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। कंपनी सेल्स रिकॉर्ड, कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड देख सकते हो, क्रेडिट स्कोर उनका कितना है वो सब के बारे में, उससे की हेल्प से आप उनके क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ उन्होंने बैंक रेफरेंस, ट्रेड रेफरेंस जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा उसी के बारे में यहाँ बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है, तो कुछ खास बातें नहीं रिपीट किया गया। अब आती क्रेडिट लिमिट। एक कस्टमर को ऐसा तो नहीं कि आप अनलिमिटेड सामान बेचते ही चले जाओगे, एक लिमिट लगा दोगे, है ना, कि भैया कोई सामान है, अगर वो मान लीजिए 10 लाख का सामान ले जा चुका था, फिर मुँह उठा के आ गए भैया हमें और सामान दो, हम क्या बोलें, भैया पहले इस 10 लाख का उसमें से कुछ पेमेंट कर दो, अगर आप 3 लाख का पेमेंट कर दोगे तो आपका बचेगा 7 लाख, तो आपसे 3 लाख का सामान और ले जाना। लेकिन हमने आपके ऊपर लिमिट लगा रखा है कि आपको हम सिर्फ 10 लाख तक का ही सामान देंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा कस्टमर है, आप उसका क्या करते हो, आप उसके हिसाब से उसके ऊपर लिमिट लगा देते हो कि ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमको पता है ना कि यार इस कस्टमर की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है। अ क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट टू रिफ्लेक्ट बोथ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, द लेंथ ऑफ टाइम अलाउड फॉर द लेंथ ऑफ टाइम अलाउड बिफोर पेमेंट इज ड्यू। तो हम उसको साहब एक लिमिट लगा देंगे, इतने टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। द लेजर अकाउंट शुड बी मॉनिटर्ड टू टेक अकाउंट ऑफ ऑर्डर्स इन द पाइपलाइन, उसके कौन कौन से ऑर्डर उसने दिए हुए हैं ये आपको देखना होगा। एज वेल एज इनवॉइस्ड सेल, जो आप असली में सेल कर चुके हो वो भी देख लो, और जो ये मांग रहा है सामान वो भी देख लो। बिफोर फर्दर क्रेडिट इज गिवन, इससे पहले कि आप और उधारी में सामान बेचो देख लो कि आपने अर्लियर इससे पहले कितने का सामान बेचा हुआ, टू इंश्योर दैट लिमिट्स आर नॉट, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आप जितना लिमिट सोच के बैठे थे उससे ज़्यादा का सामान आपका उसके पास पहुंच जाए। इनवॉइसिंग एंड कलेक्टिंग ओवरड्यू डेब्ट्स, जो भी साहब आपके पैसे ओवरड्यू हो चुके हैं, अगर किसी कस्टमर को अपने सामान बेचा था तो उसको आपको कलेक्ट भी करना होगा। अ क्रेडिट पीरियड ओनली बिगिन्स वंस एन इनवॉइस इज रिसीव्ड, सो प्रॉम्प्ट इनवॉइसिंग एसेंशियल। तो साहब जब इनवॉइस किसी कस्टमर को मिलता तभी वो पेमेंट के बारे में सोचता, तो हमें जल्दी हो सके इनवॉइस बना देना चाहिए। इफ़ डेप्थ गो ओवरड्यू द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इंक्रीज। आप सोचिए अगर किसी का 60 दिन का था, अगर अभी वो 150 दिन हो चुके हैं तो सोचिए क्या होगा, वो ऑब्वियस सी बात है वो डिफ़ॉल्ट की कगार पे जा चुका है। देयर फॉर अ सिस्टम ऑफ फॉलो अप प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए जा क्या उसमें क्या हो सके कि हम उसको बार बार क्या करें, फॉलो अप करें अपने कस्टमर को कि भैया कहाँ हो हमारा पेमेंट करो। फिर लिखिए बात इनवॉइसिंग एंड कलेक्टिंग ओवरड्यू डेप्थ। द लॉन्गर डेप्थ इज अलाउड टू रन द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंचुअल डेप्थ। अगर जितना लंबा पीरियड आप उसको दोगे आप सब उतना ज़्यादा चांसेस डिफ़ॉल्ट के हो सकते हैं। और सिस्टम ऑफ फॉलो प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक फॉलो प्रोसीजर हमें ज़रूरत है। बेयरिंग इन माइंड द रिस्क ऑफ ऑफरिंग अ वैल्यू टू कस्टमर टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर बिजनेस इज लॉस्ट। तो साहब हमें ये देखना होगा कि बुरा ना लगे किसी को, हमको इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन बेयरिंग इन माइंड द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग अ वैल्यू टू कस्टमर, है ना, हमें किसी को उसको फील नहीं करना ऐसा कि यार नहीं मतलब, है ना ऐसा। फिर रिमाइंडर लेटर दे सकते हो, टेलीफोन कॉल कर सकते हो, उसकी सप्लाई को रोक सकते हो, है ना, डेट्स कलेक्टर लगा सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो, ये सब चीज़ों की हेल्प से आप कर सकते हो साहब। आइए अब हम चलते हैं एक नए मुद्दे की तरफ। अब लिखिए बात, आप ध्यान दीजिए लीगल एक्शन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, ऐसी सही बताऊँ तो लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए। लीगल एक्शन लेने से क्या होता है, दूसरे जो आपके कस्टमर है वो ख़राब हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार अगर उसके खिलाफ़ इसने लीगल एक्शन लिया तो हो सकता है हमारे खिलाफ़ भी ले, उससे नाम ख़राब होता है किसी भी बिजनेसमैन का। तो लीगल एक्शन यहाँ लिखा भी बहुत अच्छी बात लिखी, लीगल एक्शन इज सीन एज अ लास्ट रिसोर्ट, सॉलिसिटर लेटर ऑफन प्रॉम्प्ट्स पेमेंट एंड मेनी केसेस डू नॉट गो टू कोर्ट। कोर्ट action is usually not cost effective but it can discourage other customers from the delaying payment। हाँ बस इससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा ये हो जाएगा कि दूसरे कस्टमर डिले नहीं करेंगे। फिर आती है बात मॉनिटरिंग द सिस्टम। द पोजीशन ऑफ रिसीवेबल्स शुड बी रेगुलरली रिव्यूड। रिसीवेबल की क्या इस टाइम पे पोजीशन हमें ये रिव्यू करते रहना चाहिए एज पार्ट ऑफ मैनेजिंग ओवरऑल वर्किंग कैपिटल। हमें वर्किंग कैपिटल पूरा देखना होगा। एंड करेक्टिव एक्शन
टेकन व्हेन नीडेड। हमको देखना होगा कि हमारा वर्किंग कैपिटल बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो हमें वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना होगा। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं हमको साहब? एज एनालिसिस, जो रिसीवेबल बहुत पुराने हो गए, ध्यान दीजिएगा, एज एनालिसिस मतलब जो पुराने हो गए हम उसको देखना होगा कि हाँ इसको ये रिसीवेबल कितने दिन पुराना है, क्या 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, ऐसा रेशोज निकालने होंगे। और स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से भी साहब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर लिखी है बात मॉनिटरिंग द सिस्टम, मैनेजमेंट विल रिक्वायर रेगुलर इन्फॉर्मेशन टू टेक करेक्टिव एक्शन। मैनेजमेंट को साहब समय समय पर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सकें। एंड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट, और मैनेजमेंट ये भी जान पाते हैं कि हमने अगर उधारी पे सामान बेचा तो उसका क्या असर पड़ेगा, और उसका असर क्या पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। टिपिकली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ऑन क्रेडिट सिस्टम विल इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट: एज एनालिसिस, एज एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट, जो भी डेप्थ ड्यू बाकी है उसका हम क्या करेंगे साहब, उसका हम एज एनालिसिस करेंगे। रेशोज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस पीरियड, जो पिछले पीरियड में हमारे डेप्थ कितने के थे, इस बार कितने हो रहे हैं। टू इंडिकेट ट्रेंड इन क्रेडिट लेवल एंड द इंसिडेंस ऑफ ओवर ड्यू एंड इररिकवरेबल, ताकि हम जान सकें कि यार हमारा ओवर ड्यू कितना है और बैड डेप्ट्स के चांसेस कितने हैं। फिर लिखी हैं बातें साहब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा टू आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ डिफ़ॉल्ट, हम लोग ये भी देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट किस किस वजह से पिछली बार हुए थे। एंड द इंसिडेंस, कौन कौन से इंसिडेंस हुए थे इररिकवरेबल डेप्थ वाले अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ कस्टमर्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड, कौन कौन से व्यापारी ऐसा ऐसा काम किए थे उसके बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बातें होने वाली हैं अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेशन के बारे में। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, जब हम लोग साहब, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बात चैप्टर नंबर 1 से ही बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या हम लोग जब भी कोई बिज़नेस का कैलकुलेशन कर ही रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम पैसा लोन पे लेके कर रहे हैं, उधारी पे लेके कर रहे हैं। कभी भी ये ना समझना कि नहीं मेरे पास, मैं अनिल अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी हूँ, है ना, कि मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं, मैं बिना उधारी के, नहीं। आपको यहाँ जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है हमेशा ये मान के चलना है देयर इज़ ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और देयर इज़ ऑलवेज एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द फाइनेंस विच आर यूजिंग, ठीक है। तो ये मान के चलोगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा मान के चलोगे पैसा फ्री का पड़ा है मैं लगा रहा हूँ, तो उससे काम नहीं बनेगा, ठीक। आइए समझते हैं कैसे। अब क्या आ रही है बात फाइनेंस, जब हम किसी को उधारी पे, सोचिए मैं एक दुकानदार हूँ और अगर मैंने किसी को उधारी पे सामान बेचा, तो उधारी पे जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ तो वो बंदा कुछ दिन के लिए मेरे पैसे ब्लॉक कर रहा है, तुरंत मुझे पैसा देगा नहीं। उसने मेरा 60 दिन तक पैसा 60 दिन तक वो मेरा सामान रखा रहा, उसके बाद उसने मुझे पैसा दिया। तो 60 दिन तक मेरा पैसा जो ब्लॉक रहा, और मैंने यहाँ जो सामान खरीद के अपने दुकान पे लाया था, कैसे लाया था मैं अपनी दुकान पे सामान लोन मैंने बैंक से लिया था। उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया था और 1 लाख रुपए पर 10% के ब्याज के हिसाब से मैं यहाँ पर सामान लाया था। तो 60 दिन का मेरा ब्याज तो बढ़ ही गया ना। तो वही यहाँ पे बात लिखी गई है कि 60 दिन का जो मैंने उधारी पे सामान बेचा तो मुझे 60 दिन का कॉस्ट लग गया। तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि एटलीस्ट मैं जो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे जा रहा है वो तो मैं इस कस्टमर से रिकवर कर ही लूँ। इस हिसाब से मैं अपने प्रॉफिट को वहाँ पे उसमें निकालूँ अपने उस सेलिंग प्राइस में। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है कि आपको अपने रिसीवेबल्स का एक कॉस्ट को देखना ध्यान में होगा। फाइनेंस कॉस्ट क्या है, वही जो मैंने कहा इंटरेस्ट का खर्चा, वही फाइनेंस कॉस्ट होता है। फाइनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू रिसीवेबल्स का जो बैलेंस होता है इंटरेस्ट रेट। रिसीवेबल्स मतलब आपने कितने का सामान बेचा, अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा और आपने 60 इंटरेस्ट लगाया, मान लीजिए वहाँ पे 10% का इंटरेस्ट था, इंटू 10% इंटू नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे यहाँ पे 60/365, ऐसा आप लगा दोगे तो आपको साहब निकल के आ जाएगा कि 60 दिन का कितना पैसा इंटरेस्ट का हुआ। रिसीवेबल बैलेंस कैसे निकालते हो साहब, रिसीवेबल बैलेंस निकालने का भी इन्होंने एक तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। रिसीवेबल बैलेंस निकाल तरीका, रिसीवेबल बैलेंस विल बी इक्वल टू क्रेडिट सेल्स इनटू रिसीवेबल्स अपॉन 365। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अभी कैसे करना मैं सिखाऊंगा, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आप रिसीवेबल डेज निकाल, ध्यान दीजिए पीछे नीचे क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि रिसीवेबल डेज निकालो। रिसीवेबल डेज कैसे निकालोगे, रिसीवेबल डेज तो यहाँ पे है तो कैसे निकालो, ध्यान दीजिए मैं लिखने वाला हूँ। रिसीवेबल बैलेंस मैं यहाँ रहने देता हूँ पहले से ही। रिसीवेबल बैलेंस आपका यहाँ पे है, आप क्रेडिट सेल्स नीचे जाएगा, इक्वल टू कुछ तरफ है इसलिए कहाँ जाएगा, क्रेडिट सेल्स नीचे गया। 365 जो है ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, इंटू 365, यही फॉर्मूला बनेगा। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रिसीवेबल डेज। तो ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है रिसीवेबल डेज निकाल, कैसे निकालोगे, रिसीवेबल बैलेंस इन अपॉन क्रेडिट सेल्स
इंटू 365, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन EOQ में हम करा चुके हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स करो तब जाके आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाओगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तभी आप समझ पाओगे। अभी समझाऊंगा तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक। ऊपर मैं कहना बस इतना सा हिंट दे देता हूँ चलो आपको मैं, कि ऊपर देख लीजिए छोटा अमाउंट गया है, नीचे देखिए बड़ा अमाउंट गया है, यहाँ मल्टीप्लाई 365 का हो रहा है। आई होप आपको अब हिंट मिल गया होगा अगर आप EOQ वाला क्वेश्चन करके आए हैं तो। फिर आती है बात TYU1 के बारे में। TYU1 क्या कहता है? पैसले कंपनी हैज़ सेल्स ऑफ 20 मिलियन। इनका जो सेल्स है साहब वो 20 मिलियन का है। फॉर द प्रीवियस है, रिसीवेबल्स कितने के हैं इनके? 4 मिलियन के हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का हो गया रिसीवेबल्स, 20 का हो गया क्रेडिट सेल्स। एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स इज कवर्ड बाय एन ओवरड्राफ्ट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर ईयर। तो इसको सबसे पहले क्या पूछा है हमने? ठीक है, अब जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन पता लग चुकी है। कैलकुलेट द रिसीवेबल डेज पूछा, इंटू 365 कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको रिसीवेबल डेज। ये कितना मिल गया आपको? ये मिल गया आपको 73 डेज। ध्यान दीजिएगा, इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हम TYU3 में भी अभी करेंगे। तो TYU3 में TYU1 का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखते रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 73 डेज आ गया। मतलब 73 डेज हमारे ऑन एवरेज रिसीवेबल्स वाले पैसा हमको 73 डेज में देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। इसका एनुअल कॉस्ट कितना लगेगा साहब? अब यहाँ पे ध्यान, एनुअल साल का पूछ रहा है, साल का इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% दिया है। तो कुछ सिंपल सी बात है, जो भी आपके रिसीवेबल्स होते हैं इतना ही पैसा ब्लॉक होता है ना आपका, 4 मिलियन इंटू 12%, 12 4 जा 48, दैट इज़ 4,80,000 रुपये साहब आपके यहाँ पे क्या होते हैं? आपका 4,80,000 रुपये आपका एक एनुअल कॉस्ट है आपका साहब 40 लाख रुपये पे। 4 मतलब 40 लाख, 40 लाख का 10% 4 लाख, 12% आएगा 4,80,000 रुपये आपका क्या है? ये है आपका एनुअल कॉस्ट। इतनी सिंपल सी बात थी, कुछ खास बातें नहीं थी। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब हम जब किसी को सामान बेचते हैं तो क्या देंगे उसको हम ये देंगे कि भैया आप हमें जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। अब यहाँ पे यही एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एनुअल कॉस्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया। एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेफ्ट टू पे। मैं इसको सिखा दूंगा क्या होता है अमाउंट लेफ्ट टू पे। पावर में नंबर ऑफ पीरियड्स -1, और नंबर ऑफ पीरियड्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 365 को 52 या 12, आपको समझ में आ रहा होगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, वीक के लिए वीक से, मंथ के लिए मंथ से। अर्लियर ऑफ द मंथ मनी इज रिसीव, कितने महीने पहले मिला है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं अभी सिखाऊंगा, बस फॉर्मूले को याद रखिएगा। कैश डिस्काउंट आर गिवन टू इनकरेज अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। हम ऑब्वियस सी बात है कैश डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि हमें पैसा जल्दी मिल सके। द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द सेविंग्स। ऑब्वियस सी बात है the company received from having less capital tied up due to the lower receivable balance and the shorter average collection period। अब ये हम डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि उससे क्या होता है, जब हमको जल्दी पैसा मिल जाता है तो हमारा ज़्यादा देर पैसा ब्लॉक नहीं रहता है, उससे हमारा इंटरेस्ट की सेविंग होती है। साथ ही साथ अगर हम बार बार उसको कलेक्शन करने के लिए पैसा बार बार उसके पास जाएंगे तो उसमें भी हमारा कुछ पैसे खर्च होंगे, दोनों का सेविंग हो गया। इससे दोनों को हमारा इंटरेस्ट का खर्चा बचाने के लिए। तो अब यहाँ बात ये आ रही है इंटरेस्ट का खर्चा बचाने के लिए साहब, और साथ ही साथ साहब यहाँ पे कलेक्शन का जो खर्चा है वो बचाने के लिए क्या कहते हैं? डिस्काउंट देते हैं, भैया तुम डिस्काउंट ले लो और जल्दी पेमेंट हमको कर दो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं साहब। अब लिखिए बट डिस्काउंट्स में ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ इररिकवरेबल डेब्ट। बैड डेब्ट्स के भी क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स के भी चांसेस क्या होते हैं? चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर लिखिए बात, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉर एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेफ्ट टू पे अपॉन, ये पावर हम पहले पढ़ लिया है, अभी हम इसका यूज़ करेंगे तब बेटर समझ में आएगा आपको। नोटिस दैट द एनुअल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द अमाउंट लेफ्ट टू पे। एनुअल कॉस्ट जो होती है कैलकुलेशन का वो किस पे करते हैं हम लोग? अमाउंट लेफ्ट टू पे निकालते हैं, दैट इज अमाउंट नेट ऑफ डिस्काउंट। मैं ये बताता हूँ क्या होता है अमाउंट नेट ऑफ डिस्काउंट, अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा, समझ में आ जाएगा आपको। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट एक्सीड्स द रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो ज़्यादा है, और अगर आपका डिस्काउंट जो दे रहे हो साहब, सॉरी जो डिस्काउंट दे रहे हो वो ज़्यादा है और जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है साहब वो कम है, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट का रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका लॉस भी तो बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका डिस्काउंट का रेट ज़्यादा है और इंटरेस्ट का रेट कम है साहब, तो आपने इसको डिस्काउंट ज़्यादा दिया तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो भाई यही बात यहाँ पे लिखी गई है, एंड एक्सीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द डिस्काउंट शुड नॉट बी ऑफर्ड। तुमको डिस्काउंट नहीं देना चाहिए साहब, वही बात यहाँ पे लोग कह रहे हैं।
अब यहाँ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, इसका मैं इंतजार कर रहा था समझाने के लिए। आइए ज़रा इसको समझते हैं। अ कंपनी इज़ ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% टू रिसीवेबल्स इफ़ दे एग्री टू पे डेप्स विद इन 1 मंथ। अगर वो हमें 1 महीने में पेमेंट करते हैं तो हम उनको कितने का डिस्काउंट देंगे? 2.5% का देंगे। और अगर हम नॉर्मल उसको सामान बेचते हैं तो वो 3 महीने बाद हमें पैसा देगा। तो अर्लियर वो, अच्छा अब 1 महीने में पेमेंट करेगा वो, वैसे वो कितने महीने में करता? 3 महीने में करता। तो यहाँ उसने कितने महीने पहले पेमेंट किया? 3 - 1 दैट इज़ 2। यही तो हुआ। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब ज़रा ये देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था। यहाँ आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, वेयर नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 365, 52, 12 अपॉन नंबर ऑफ डेज या वीक्स या मंथ अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड। तो अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स अगले TYU 2 में निकालना है तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स? यहाँ मंथ्स की बात हो रही, 12 अपॉन व्हाट? अर्लियर मंथ कितना इज रिसीव्ड? 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो एक्चुअल था, हमको 1 महीने मिल गया। अर्लियर कितना महीना पहले मिला? 2 महीने पहले मिला ना। वो देखो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड, 2 महीने पहले मिला। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितना निकल के आ गया हमारा? 6 निकल के आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी इसी 6 का मैं यूज़ करने वाला हूँ। What is the effective annual cost of offering the discount and should it be offered? तो annual cost of offering the discount का फॉर्मूला क्या है? वो यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया है। मैं इसी का यूज़ करता हूँ वहाँ पे, देखिए कैसे कैसे। अब यहाँ पे एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट देखा जाए इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 1 प्लस डिस्काउंट का रेट कितना है? 2.5% अपॉन अमाउंट लेफ्ट टू पे दैट इज 97.5। ध्यान दीजिएगा 100, अगर हम क्या मान के चल रहे हैं, लेट द अमाउंट भी 100। अगर 2.5% किस पे निकल रहा है? 100 पे निकलता है। तो 100 माइनस 2.5 करेंगे कितना आ जाएगा? 97.5 की पावर अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं मैंने निकाले? 6 निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, -1। आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली आपसे बताऊँ तो ये आएगा 1 प्लस 0.0256 की पावर 6 -1, ये आपको मिल जाएगा 0.1638। तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 16.38%। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी, आपको याद है क्या पढ़ा था लास्ट लाइन? मैंने लास्ट में लाइन ये पढ़ी थी कि अगर आपका जो डिस्काउंट का रेट है वो ज़्यादा है और जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम है तो आपको डिस्काउंट नहीं देना। क्या लिखा था? ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट, जो कॉस्ट है आपकी जो डिस्काउंट देने की वो अगर ज़्यादा है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले देन द डिस्काउंट शुड नॉट बी ऑफर्ड। तो अब यहाँ पे आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो कितना दे रहे हो घुमा फिरा के? वो आप दे रहे हो 16.38%। और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है साहब? वो है आपका 18%। इफ़ द बैंक वुड पे द लोन द कंपनी 18%। तो बैंक का रेट ज़्यादा है और ये तो कम ही निकला हमारा खर्चा डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट खर्चा कम है, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें साहब देयरफॉर इट इज़ वर्थ ऑफरिंग और डिस्काउंट, तो हमें डिस्काउंट यहाँ पे देना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की गई है साहब। ठीक, चलिए 2-3 बार करिए इस क्वेश्चन का, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है ये कि क्यों डिस्काउंट रेट ज़्यादा होना बुरी बात है। डिस्काउंट ज़्यादा होना ऑब्वियसली बात है, आपको पैसे कम मिलेंगे इसलिए बुरी बात है। और सिंपल सा लॉजिक है, आप मल्टीपल सोचोगे ना बैठ के थोड़ा सा टाइम लगा करके तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक, सोचिए ज़रूर। The above calculation gives a quick and easy way to evaluate the annual cost। जो ऊपर कल जो कैलकुलेशन किया उसमें हमको easily annual cost निकल के आता है and reach a decision on whether to offer an early settlement discount। हम उसकी जल्दी समझ गए कि भैया अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। दिस मेथड शुड बी यूज इन ऑल सिचुएशंस वेयर ऑल कस्टमर्स आर एक्सपेक्ट, जहाँ पे सभी कस्टमर हमें लगता है आर एक्सपेक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। जहाँ हमें लगता है कि सभी कस्टमर डिस्काउंट लेंगे वहाँ पे हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं
और व्हेन अ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड टेकअप, तो अगर हमें पता ही नहीं कितना एक्सपेक्टेड टेकअप है तो भी वहाँ लगा सकते हैं। हाउएवर इन मेनी सिनेरियोज, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मे बी प्रोवाइडेड विद मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। अब कुछ खास जो TY3 में दिया गया मैं बताता हूँ। इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप द ऑफर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये अगर बता दिया गया कि कितने कस्टमर लोग डिस्काउंट लेंगे, कितने लोग नहीं लेंगे, तो क्या होगा। इन दिस सिचुएशन इट नेसेसरी टू परफॉर्म अ लॉन्गर कैलकुलेशन। इन्होंने काफ़ी लंबा इसका आंसर किया, आप लोग TY3 का सोल्यूशन ज़रा देख लीजिएगा एक बार। द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द डिस्काउंट, the cash that will no longer be received with the benefit that will be received, the lower financing cost resulting from the reduced receivable balances। छोटी छोटी इंग्लिश लिखी है, कुछ खास बातें नहीं, ये समझते हैं। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप लोग पीछे जो सोल्यूशन दिया बहुत लंबा दिया, मैं इसको 2-3 लाइन में करा दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। पैसले कंपनी जो है वो लोग साल भर में जो सामान बेचते हैं वो नॉर्मली 20 मिलियन का बेचते हैं। 20 में मतलब 2 करोड़ रुपए, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 20 मिलियन में 2 करोड़ हो गए। रिसीवेबल एट द ईयर एंड, रिसीवेबल जो ध्यान दी, रिसीवेबल एट द ईयर मतलब आपके साल के एंड में रिसीवेबल्स कितने हैं, 4 मिलियन के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा आपका 4 मिलियन का जो रिसीवेबल है वो घूमता रहता साइकिल। जब ये पैसा देंगे तब तक नए रिसीवेबल क्रिएट हो जाएंगे, तो घुमा फिरा के ऑन एवरेज आपके रिसीवेबल हमेशा कितने के रहेंगे, 4 मिलियन के रहते हैं, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल इज कवर्ड बाय एन ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे लोन लिया हुआ है, कितने रेट से, 12% से लिया है। इट इज़ नाउ कंसिडरिंग ऑफर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर पेमेंट ऑफ डेप्थ विद इन 10 डेज। अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम अब जो लोग हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे उनको हम क्या देंगे, उनको हम 2% का डिस्काउंट देंगे। पैसले कंपनी, ध्यान दीजिएगा ये TYU1 का पार्ट है। TYU1 आप देख लीजिए, वहाँ भी पैसले कंपनी है, ठीक है। तो TYU1 में हमने जो डेज निकाला था, कितना निकाला था, हमने ये निकाला था कि 73 डेज में नॉर्मली जो रिसीवेबल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पैसा देते हैं। तो जो लोग हमें 10 दिन में पैसा दे देंगे उनको कितना डिस्काउंट देंगे हम लोग, 2% का डिस्काउंट देंगे। आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। अब क्या लिखिए, शुड इट बी इंट्रोड्यूस्ड इफ 40% कस्टमर्स विल टेक अप द डिस्काउंट। 40% कस्टमर्स क्या लेंगे, डिस्काउंट लेंगे, और 60% कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेंगे। और कॉम्प्लिकेट किया क्वेश्चन को, लेकिन कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो इफ डिस्काउंट गिवन, तो क्या होगा, 10 दिन में पैसा देने वाले कितने लोग होंगे, 20 मिलियन का 40%, दैट इज 2 करोड़ का 80% कितना आएगा, 20% कितना आएगा, 80 लाख है ना, 4 2 जा 8, 80 लाख इंटू 12%, ये कितना आ रहा है साहब आपका, ये आपका आ जाता है 26301। और 60% लोग तो कितने दिन में पैसा देंगे, 60% लोग साहब आपका 73 डेज में पैसा देंगे। तो 73/365 इंटू 80 लाख नहीं, कितना बचा, 2 6 जा 12, दैट इज़ 1,20,000, मतलब 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख इंटू 12%, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो हमको पैसे मिलेंगे वो हमको 73 डेज बाद मिलेगा। और 80 लाख वाला जो कस्टमर्स है वो हमको 10 दिन में ही पैसा दे देंगे। अब लॉजिक ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। 80 दिन में जब उन्होंने हमको पैसा दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लोन लिया हुआ है बैंक से वो हम 12 दिन में, वो हम कितने दिन में पे कर देंगे, 10 ही दिन में पे कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है ना, आपने लोन लेकर के सामान बेचा, लोन लेकर के आपने सामान बेचा, 12% का लोन लेकर सामान बेचा, ठीक, ध्यान सुनना मेरी बात को। और कस्टमर को जब आपने डिस्काउंट पे बेचा तो उसने आपको 10 ही दिन में पैसा दे दिया। तो आप जैसे ही पैसा पाओगे कस्टमर तुरंत किसको पे कर दोगे, बैंक को पे कर दोगे। लेकिन अभी भी आपके कुछ ऐसे कस्टमर, कितने परसेंट, 60% कस्टमर ऐसे जो आपको कब पैसा देंगे, 73 डेज में देंगे। तो उनका पैसा आपको 73 डेज बाद मिलेगा। तो इनका जब पैसा चुकाओगे तो आपको साहब तब तक क्या करना, तब तक आप 73 डेज तक आपको साहब 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको 80 लाख रुपए पे सिर्फ 10 ही दिन तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% के हिसाब से। तो टोटल खर्चा कितना आया आपका, टोटल खर्चा जो आपका आया 26,000 यहाँ पे आ गया, और आपका 2,88,000 यहाँ खर्चा आया। अच्छा,
इसके अलावा डिस्काउंट भी तो दिया है आपने 2% का, वो भी खर्चा तो है, उसको भी जोड़ लो। तो डिस्काउंट कितने पे दिया है आपने, क्या पूरे पे दिया है तो 20 मिलियन पे नहीं, आपने सिर्फ 80 लाख पे वो दिया है। 80 लाख का जब आप 2% निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 1,60,000 रुपये। तो कुल मिला के खर्चा कितना हुआ साहब आपका कुल मिला के यहाँ जो खर्चा हुआ है वो 4,74,301 खर्च हुआ है। बात समझ में आ रही है? टोटल खर्चा जो आपका हुआ है साहब यहाँ पे वो 4,74,301 रुपीज़ खर्च हुआ है। ठीक, अब जरा हम अगर ऐसा होता कि अगर हम अपने किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देते तो क्या होता, ज़रा इस भी सिनेरियो को देख लीजिए। अगर हम किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देते तो क्या होता, सभी कस्टमर हमें 365 दिन बाद ही पैसा देते, तब तक हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपए के ऊपर क्या होता, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता 73 डेज़ का 12% के हिसाब से। तो कुल जो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता वो करीब 4,80,000 रुपये पे करने पड़ते। तो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको कुछ पैसे तो आपको 10 दिन में मिल गए, कुछ पैसे 73 डेज़ में मिल गए, और फिर आपको डिस्काउंट दे वो भी खर्चा जुड़ा, कुल मिला के आपको खर्चा इतना ही हुआ। तो मेरे हिसाब से जो आप आंसर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज़ मोर बेनिफिशियल, देयरफॉर इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू गिव डिस्काउंट। बात समझ में आई? तो ये बस लॉजिक ये समझना कि मैंने क्या कहा, एक लॉजिक मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि आप हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, लोन पे लेके बिज़नेस कर रहे हो, उसकी सेविंग यहाँ पे वही कहानी मेन चल रही है। तो आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, पीछे का जो सोल्यूशन है बहुत लंबा है, थियोरेटिकल लाइन बहुत सारी कुछ लिखी हुई है। आप लोग प्लीज़ इस तरीके के ऊपर नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, फिर आपको वो जो थ्योरी लिखी है होपफुली वो भी समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर दीजिएगा, विल गेट फुल मार्क्स, नथिंग टू वरी इन दैट। ठीक है, फ्रॉम इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, खूब पढ़ाई करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, खूब हार्डवर्क करें, खूब अधिकारी बने। थैंक यू बाय।